नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के 18वां पाठ परिसंस्था के स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं स्वाध्याय कैसे हल करना है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पानी, हवा, पानी, खनिज, मृदा ये परिसंस्था के भौतिक घटक हैं। भौतिक परिसंस्था नदी, तालाब, समुद्र ये जलीय परिसंस्था के उदाहरण हैं। तो जलीय हो गया। परिसंस्था में मनुष्य, प्राणी, भक्षक समूह में समाविष्ट होता है। भक्षक। उचित जोड़ियां मिलाओ। उत्पादक परिसंस्था, उत्पादक में कैक्टस है, मरुस्थलीय में पाया जाता है। जलीय वनस्पति, जल में, जलीय में पाया जाता है। क्लोरोफाइक्सी, सागर में पाया जाता है। और पाइन, जंगल में पाया जाता है। मेरे विषय में जानकारी लिखो। परिसंस्था, बायोम्स और भोजननाल। परिसंस्था की संरचना परिसंस्था के आसपास के अधिवासों में स्थित जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य होने वाली आंतर क्रिया के द्वारा निर्मित होती है। सजीवों को जैविक तथा निर्जीवों को अजैविक घटक कहते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के एक दूसरे के परस्पर अन्योन्य संबंध होता है। परिसंस्था में वनस्पतियां उत्पादक के रूप में, प्राणी भक्षक के रूप में तथा सूक्ष्मजीव विघटक के रूप में कार्य करते हैं। विघटक पदार्थों का आवरण करके पुनः उन्हें प्रकृति को लौटा देते हैं। इस अपघटन प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह अकार्बनिक घटक पुनः प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार किसी भी अक्षय परिसंस्था में वनस्पतियों तथा प्राणियों के मृत शरीर के अवशेष पुनर्चक्रीकरण के द्वारा पुनः प्रकृति में लौटा दिए जाते हैं। भोजन जाल, किसी भी परिसंस्था के जटिल पोषण के संबंध से भोजन जाल निर्मित होता है। प्रकृति में किसी भी परिसंस्था में भोजन श्रृंखला सीधी तथा रेखीय नहीं होती, परंतु ये भोजन श्रृंखलाएं जटिल होती हैं। एक भक्ष्य को भक्षक खाता है, परंतु यही भक्षक दूसरे भक्षक का भक्ष्य भी बन सकता है। उदाहरण के लिए मेढक विविध प्रकार के कीटकों का भक्षक होता है, परंतु मेढक का भक्षक सांप है तथा सांप को बाज अपना भक्ष्य बनाता है। यही पक्षी अन्य कीटकों अथवा मेढक को खाकर अपना भरण पोषण करता है। इसी प्रकार किसी भी परिसंस्था के जैविक घटकों के मध्य आंतर संबंधों से जटिल भोजन जाल निर्मित होता है। बायोम्स समान संरचना वाली कई छोटी परिसंस्थाओं का एक विशाल संग्रह है। इस एक विशिष्ट बायोम में समान जलवायु, समान जैविक घटक तथा समान सजीव पाए जाते हैं। बायोम्स के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, भू परिसंस्था अथवा बायोम्स तथा जलीय परिसंस्था अथवा बायोम्स। भू परिसंस्था का अस्तित्व केवल भूमि पर होता है। अजैविक घटकों के आधार पर भू परिसंस्था के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। उदाहरण, घास के प्रदेश, सदाबहार वन, मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश की परिसंस्था, टैगा प्रदेश की परिसंस्था, उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन, विषुववृत्तीय वर्षा के वन इत्यादि। जलीय परिसंस्था में मीठे पानी की परिसंस्था, खारे पानी की परिसंस्था तथा खारी परिसंस्था का समावेश होता है। चौथा प्रश्न है, वैज्ञानिक कारण लिखो। परिसंस्था में वनस्पति को उत्पादक कहते हैं। इसका उत्तर है, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं का भोजन बनाने की क्षमता होती है। वनस्पतियां स्वयं पोषी होती हैं। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता होती है। वनस्पतियां अकार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करके कार्बनिक भोजन उत्पादन करती हैं, इसलिए परिसंस्था में वनस्पति को उत्पादक कहते हैं। बड़े बांधों के कारण परिसंस्था का विनाश होता है। जब एक विशाल बांध का निर्माण किया जाता है तो मूल भूभाग परिवर्तित हो जाता है। वृक्षों की कटाई के कारण निर्वनीकरण होता है। निर्वनीकरण होने से वन्यजीव अपना प्राकृतिक अधिवास खो देते हैं। कई वन्यजीव विलुप्त हो जाते हैं। बड़े बांध के निर्माण से वे में पाने वाले वनस्पतियों तथा प्राणियों का बड़े पैमाने पर विनाश होता है। विशाल बांध में संग्रह किए गए पानी के कारण भूमि पर अनावश्यक दाब बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए दाब के कारण भूकंप आ सकते हैं। मानव के निवास स्थान नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके आवास तथा खेत नदी के पानी में जलमग्न हो जाते हैं। इस प्रकार उपयुक्त सभी कारणों से बड़े बांधों का कारण परिसंस्था का विनाश होता है। दुधवा जंगल में गेंडों का पुनर्वसन किया गया है। दुधवा यह जंगल पिछली 1.5 सदी से एक सिंगी से गेंडों का सबसे बड़ा आश्रय स्थान था, परंतु मुक्त और अंधाधुंध शिकार के कारण 20वीं सदी में यह प्राणी यहाँ से लुप्त हो गए। 1 अप्रैल 1984 को गेंडों का यहाँ पुनर्वसन किया गया। पिंजड़ों में उनका प्रजनन कर बाद में ये गेंडे प्रकृति में अधिवास के लिए छोड़ दिए गए। सबसे पहले 27 चौरस किलोमीटर घास वाला प्रदेश या वन जिसमें 12 महीनों जल उपलब्ध हो, ऐसे भूभाग को इस कार्य के लिए निश्चित किया गया। उसी प्रकार से 2 निरीक्षण केंद्र स्थापित किए गए। इन प्रयत्नों को अच्छी सफलता मिली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। जनसंख्या वृद्धि के कारण परिसंस्था पर क्या परिणाम हुआ है? इसका उत्तर है इस प्रकार से, मानव की जनसंख्या वृद्धि की दर अन्य प्राणियों की तुलना में अत्यधिक है।
परंतु परिसंस्था में मानव सर्वोच्च भक्षक होता है। परिसंस्थाएं अन्य सभी सजीवों की भांति मानवों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। फिर भी अत्यधिक जनसंख्या के कारण मानव की मांग अधिक होती है। प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपभोग मानव द्वारा किया जाता है। बदलती हुई जीवन शैली, उपभोक्तावाद, प्रकृति का निम्नीकरण तथा प्रदूषण इत्यादि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मानव द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं। पृथ्वी पर ऐसे बदलाव मानव के द्वारा ही किए जाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के कारण परिसंस्थाओं पर तनाव बढ़ गया है। मानव की विशाल जनसंख्या बड़े पैमाने पर ठोस अपशिष्ट भी उत्पन्न करती है। परिसंस्था नष्ट होने में शहरीकरण कैसे जिम्मेदार है? जब लोगों को पर्याप्त भोजन तथा अन्य सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती तो वे शहरों की ओर अधिगमन करते हैं। शहरों में लोगों को उद्योग, कारखानों के कारण रोजगार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक दिन कई लोग शहरों की ओर अधिगमन करते हैं। अतः शहरों में लोगों की आबादी बढ़ने के कारण शहरीकरण में वृद्धि होती है। शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आवास की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। इस कारण शहरों के आसपास स्थित कृषि भूमि, दलदली भूमि, आर्द्र भूमि, वन तथा घास के मैदान इत्यादि की कमी हो रही है। शहरों में हो रहे निर्माण कार्य, विकास कार्य के कारण प्राकृतिक परिसंस्थाओं का विनाश हो रहा है। मानव के हस्तक्षेप के कारण परिसंस्थाओं में बदलाव हो रहे हैं। परिसंस्थाओं की भूमि का उपयोग विकास कार्यों में करने के कारण कई प्राणियों तथा वनस्पतियों के अधिवास का विनाश हो गया है। परिणाम स्वरूप प्राणियों तथा वनस्पतियों की कई प्रजातियां पूर्णतः नष्ट हो गई। प्राकृतिक वनों के समीप स्थित बसे हुए नए शहरी क्षेत्रों में मानव तथा जंगली जीवों का संघर्ष सामान्य सी बात हो गई है। परिसंस्था के घटकों के बीच होने वाली आंतरक्रिया स्पष्ट करो। हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता इत्यादि जैविक घटक हैं। ये सभी अजैविक घटक जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। परिसंस्था की वनस्पतियों, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवों को अजैविक घटक प्रभावित करते हैं। अजैविक घटकों के प्रकार जैविक घटकों के उत्तरजीविता को निर्धारित करते हैं। जैविक घटकों की जनसंख्या अजैविक घटकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। परिसंस्था में पाए जाने वाले अजैविक घटकों का अनुपात बदलते रहता है, क्योंकि जैविक घटक अजैविक घटकों का उपयोग करते हैं अथवा उन्हें मुक्त करते हैं। प्रत्येक जैविक घटक अपने आवश्यक अजैविक घटकों के साथ आंतरक्रिया करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जैविक घटक अपने आसपास के अन्य जैविक घटकों के साथ भी आंतरक्रिया करते हैं। सदाबहार वन, जंगल और घास वाले प्रदेश, इन परिसंस्थाओं में प्रमुख अंतर बताओ। सदाबहार वन, जंगल, घास वाले प्रदेश। पहला, पृथ्वी के पृष्ठभाग के लगभग 7% भूभाग पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग के 30% भूभाग पर घास वाले प्रदेश पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में पृथ्वी के आधे से अधिक भूभाग पर पाए जाने वाली वनस्पति तथा प्राणी पाए जाते हैं। घास वाले प्रदेशों में चरने वाले प्राणी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन घने तथा अनेक स्तरों वाले होते हैं। घास वाले प्रदेशों में लंबी घास पाई जाती है। इस प्रदेश में जंगली घास तथा कुछ पेड़ भी हो सकते हैं। सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, अर्थात सदाबहार वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। घास वाले प्रदेश में वर्ष भर औसतन 20 से 35 इंच वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। पृथ्वी के कई भागों में घास वाले प्रदेश पाए जाते हैं। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करो। यहाँ पे जो चित्र दिए गए आर्थिक क्रमांक 1 में मरुस्थल की परिसंस्था को दर्शाया गया है, और जबकि आकृति क्रमांक 2 में जंगल की परिसंस्था को दर्शाया गया है। जंगल की परिसंस्था में एक नम भूमि अथवा झील को दर्शाया गया है। मरुस्थल की परिसंस्था में हरा कैक्टस तथा ताड़ का वृक्ष उत्पादक है। मरुस्थल में बहुत वर्षा कम होती है, इसलिए मरुस्थल में बहुत ही कम वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर मिट्टी रेतीली होती है। मरुस्थल के भक्षक की भी सीमित होते हैं। आकृति क्रमांक 1 में दर्शाया गया कि ऊँट मरुस्थल का प्राथमिक उपभोक्ता भक्षक है। ऊँट ने स्वयं को मरुस्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित कर लिया है। मरुस्थल में पानी की कमी होती है, इसलिए कैक्टस मरुद्भिदी अनुकूलन दर्शाता है। आकृति क्रमांक 2 में जंगल की परिसंस्था को दर्शाया गया है, क्योंकि हम इस आकृति क्रमांक 2 में बाघ और हाथी को देख सकते हैं। इसी प्रकार आकृति क्रमांक 2 में वृक्ष पर बैठा हुआ विशाल धनेश हार्निबल नामक पक्षी भी दिखाई दे रहा है। यह जंगल उष्णकटिबंधीय अथवा विषुववृत्तीय प्रदेशों का सदाबहार वन जंगल होना चाहिए। इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, तो यहाँ के जंगलों में विविध प्रकार के आर्द्र भूमि, झील इत्यादि जलाशय देखी जा सकती है। आर्द्र भूमि विविध प्रकार के वन्यजीवों के जीवन में सहायता प्रदान करती है। यहाँ पर एक अलग जलीय परिसंस्था का अस्तित्व है, जो भू परिसंस्था से भोजन श्रृंखलाओं तथा भोजन जाल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पक्षी मछली को भक्ष्य के रूप में खाकर अपना भरण पोषण करते हैं। वन्य जीव झील, आर्द्र भूमि का पानी पीकर अपने प्यास बुझाते हैं। आकृति क्रमांक 2 में वनस्पतियां, घास इत्यादि उत्पादक हैं। इसी प्रकार झील की छोटी मोटी मछलियां प्राथमिक उपभोक्ता हैं। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं, इसलिए बड़ी मछलियां इस जलीय परिसंस्था की द्वितीयक उपभोक्ता भक्षक हैं। हाथी यह एक शाकाहारी प्राणी, इसलिए हाथी एक प्राथमिक उपभोक्ता है। सांप द्वितीयक उपभोक्ता है, जबकि चील, गिद्ध तथा बाघ तृतीयक उपभोक्ता है।
इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।